कभी सोचा है कि 1 अरब से भी ज्यादा लोगों की थाली में हर दिन खाना आता कहाँ से है? इसका जवाब छुपा है भारतीय कृषि की एक बहुत बड़ी और दिलचस्प दुनिया में। ये सिर्फ खेत और फसल की कहानी नहीं है। ये कहानी है उन नीतियों की, उन परंपराओं की और उन करोड़ों किसानों के पसीने की जो इस देश का पेट भरते हैं। ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही गहरा है। ये हमारी खाद्य सुरक्षा की बिल्कुल बुनियाद है, और इसका जवाब हमें मिलता है उन बड़ी बड़ी योजनाओं और नीतियों में जो पर्दे के पीछे रहकर भारतीय खेती की दिशा तय करती हैं। तो चलिए, भारतीय खेती को अगर हमें जड़ से समझना है तो सबसे पहले उन बड़ी नीतियों और लक्ष्यों पर नजर डालनी होगी जिन्होंने पिछले कई दशकों में इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की है। देखिए, ये सफर कई बड़े पड़ावों से गुजरा है। कहानी में मोड़ तब आया जब 1970-71 में पहली बार कृषि जनगणना हुई, जिससे हमें पहली बार जमीनी हकीकत के सटीक आंकड़े मिले। फिर 1998 में आया किसान क्रेडिट कार्ड, जो किसानों को साहूकारों के चंगुल से निकालने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। साल 2000 में पहली राष्ट्रीय कृषि नीति ने विकास के लिए एक रोडमैप तैयार किया, और 2016 में फसल बीमा योजना ने किसानों को मौसम की मार से एक जरूरी सुरक्षा कवच दिया। इन सभी नीतियों का एक बड़ा मकसद था, रफ्तार। राष्ट्रीय कृषि नीति ने एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा था कि कृषि क्षेत्र में हर साल 4% से ज्यादा की ग्रोथ हासिल करनी है। अब यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, बल्कि ये एक प्लान था, बढ़ती आबादी का पेट भरने का और गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का। लेकिन खेती सिर्फ विकास दर और उत्पादन के बारे में नहीं है, ये हमारी पहचान और हमारी विरासत से भी जुड़ी है। इसका एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है बासमती चावल। क्या किसी को पता है कि भारत को अपनी इस अनमोल कृषि विरासत यानी बासमती के जीआई टैग को बचाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ एक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी? ये लड़ाई सिर्फ चावल की नहीं थी, बल्कि हमारी कृषि पहचान को बचाने की थी। तो ठीक है, बड़ी नीतियां तो अपनी जगह हैं, पर असल सवाल तो ये है कि जमीन पर जो किसान काम कर रहा है, उस तक सीधी मदद कैसे पहुंचती है। तो अब हम उन योजनाओं पर नजर डालेंगे जो सीधे सीधे खेत की मिट्टी से जुड़ी हैं। इन योजनाओं में शायद सबसे क्रांतिकारी है किसान क्रेडिट कार्ड, या जिसे हम केसीसी कहते हैं। इसे किसानों के लिए एक तरह का एटीएम कार्ड ही समझिए। एक ऐसा कार्ड जो उन्हें सही समय पर बीज, खाद और जरूरी सामान खरीदने के लिए पैसा देता है और उन्हें ऊंची ब्याज दरों वाले कर्ज से बचाता है। केसीसी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये एक साथ कई मोर्चों पर किसान की मदद करता है। ये सिर्फ आसान लोन नहीं देता, बल्कि सरकार ब्याज पर सब्सिडी देकर आर्थिक बोझ भी कम करती है। और तो और, इसके साथ किसान को एक जरूरी सुरक्षा कवच भी मिलता है, दुर्घटना बीमा का। मतलब ये एक पूरा पैकेज है। लेकिन सोचिए, अगर बेमौसम बारिश या सूखा पूरी की पूरी फसल तबाह कर दे तो किसान की महीनों की मेहनत एक झटके में बर्बाद हो सकती है। बस यहीं पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक उम्मीद बनकर सामने आती है। इसका सीधा सा मकसद है किसान को फसल खराब होने के भयानक झटके से बचाना, ताकि खेती एक जुआ न रहकर एक टिकाऊ काम बन सके। तो हमने सरकारी दफ्तरों की बात कर ली। अब चलिए सीधा चलते हैं खेत की मेड़ पर। आखिर किसान अपनी जमीन पर पानी और मिट्टी को संभालते कैसे हैं? क्या तरीके हैं उनके पास? खेती में पानी उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए सांस लेना, पर इसे बचाना भी उतना ही जरूरी है। एक तरफ है पारंपरिक सिंचाई, जहां पूरे खेत को पानी से भर दिया जाता है। इसमें बहुत ज्यादा पानी बर्बाद होता है। और दूसरी तरफ है ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक तकनीकें, जो किसी डॉक्टर की तरह सीधे पौधे की जड़ों तक बूंद बूंद पानी पहुंचाती हैं। इससे लगभग 70% तक पानी की बचत हो सकती है। पर कमाल की बात यह है कि पानी बचाने के लिए हमेशा हाईटेक गैजेट्स की जरूरत नहीं होती। जरा मेघालय की इस 200 साल पुरानी बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली को देखिए। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा अद्भुत नमूना है जो साबित करता है कि हमारे पूर्वज प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने में कितने माहिर थे। ये पारंपरिक ज्ञान आज भी उतना ही काम का है। और मिट्टी को सेहतमंद रखने का एक और शानदार तरीका है फसल चक्र। इसे ऐसे समझिए जैसे हम हर दिन एक ही तरह का खाना खाकर बोर हो जाते हैं और हमारे शरीर को भी अलग अलग पोषक तत्वों की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही मिट्टी को भी होती है। अलग अलग फसलें उगाने से मिट्टी को अपने जरूरी पोषक तत्व वापस मिल जाते हैं और उसकी सेहत बनी रहती है। अब बात करते हैं उस चीज की जो हमारी थाली में आती है, यानी फसलें। भारत में मौसम के साथ साथ फसलों का मिजाज भी बदलता है, और यही विविधता हमारे देश की खेती को इतना ज्यादा खास बनाती है।
भारत में खेती का कैलेंडर मुख्य रूप से 3 मौसमों में बटा हुआ है। जब मानसून की बारिश होती है तो वो होता है खरीफ का मौसम, जिसमें धान और कपास जैसी फसलें लहलहाती हैं। फिर सर्दियों की हल्की धूप में आती हैं रबी की फसलें, जैसे गेहूं और सरसों के पीले पीले खेत। और इन दोनों के बीच गर्मियों में जायद की फसलें हमें तरबूज और खीरे जैसी ताजगी देती हैं। लेकिन हर फसल सीधे हमारी थाली में नहीं जाती। कुछ फसलें सीधे बाजार में पैसा लाती हैं, जैसे गन्ना जिससे चीनी बनती है, और कपास जिससे हमारे कपड़े। इन्हें कहते हैं नकदी फसलें या कैश क्रॉप्स। ये फसलें न सिर्फ किसानों की आय का एक बड़ा जरिया हैं, बल्कि हमारे उद्योगों की रीढ़ की हड्डी भी हैं। अब अपने सफर के अंतिम पड़ाव पर चलते हैं, जहां हम देखेंगे कि भारत में खेती सिर्फ एक पेशा नहीं है, बल्कि एक जीती जागती परंपरा है। देश के अलग अलग कोनों में खेती के ऐसे ऐसे अनोखे तरीके हैं जो हमारी सांस्कृतिक विविधता की कहानी कहते हैं। पूर्वोत्तर भारत के जंगलों में एक सदियों पुरानी प्रथा आज भी जिंदा है, झूम खेती। इसमें आदिवासी समुदाय जंगल के एक छोटे से हिस्से को खेती के लिए साफ करते हैं। कुछ साल बाद वो जमीन को वापस प्रकृति के हवाले कर देते हैं, ताकि जंगल खुद को फिर से उगा सके और वो किसी नई जगह चले जाते हैं। ये प्रकृति के साथ जीने का एक अनोखा चक्र है। इस प्रथा की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाजा इसके अलग अलग नामों से ही लग जाता है। मध्य प्रदेश में इसे दहिया कहते हैं, तो मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ में दीपा। नाम भले ही अलग हों, लेकिन भावना एक ही है, प्रकृति के साथ संतुलन बनाने की। यह दिखाता है कि कैसे एक ही सोच अलग अलग संस्कृतियों में अपनी जगह बना लेती है। अब बात करते हैं कि ऐसे गुमनाम हीरो की, जिसके बिना खेती शायद अधूरी है, और वो है केंचुआ। इसे किसान का सबसे अच्छा दोस्त यूं ही नहीं कहा जाता। ये चुपचाप जमीन के अंदर उसे खोद कर नरम और उपजाऊ बनाता है। असल में मिट्टी में केंचुओं की संख्या उसकी सेहत का सबसे अच्छा बैरोमीटर मानी जाती है। तो हमने बड़ी नीतियों से लेकर खेत की मेड़ तक और पारंपरिक ज्ञान से लेकर आधुनिक योजनाओं तक का सफर तय किया। हमने देखा कि कैसे भारत की खेती परंपरा और प्रगति का एक अनोखा संगम है। लेकिन आगे का रास्ता चुनौतियों और अवसरों दोनों से भरा है। एक तरफ जलवायु परिवर्तन का खतरा है, तो दूसरी तरफ ड्रोन और एआई जैसी नई तकनीकें दस्तक दे रही हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारतीय कृषि का भविष्य क्या होगा? इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।